जो कुछ लिखा है वह कहानी नहीं है। कभी कभी सच्चाई कहानी से भी ज़्यादा हैरत अंगेज होती है। टेप्चो के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। टेप्चो को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। हमारा गांव मंडर सोन नदी के किनारे एक 2 फलांग के फासले पर बसा हुआ था। दूरी शायद कुछ और कम हो, क्योंकि गांव की औरतें सुबह खेतों में जाने से पहले शाम को वहां से लौटने के बाद सोन नदी से ही घरेलू काम काज के लिए पानी भरती हैं। ये औरतें कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्हें मैंने थकते हुए कभी नहीं देखा। वे लगातार काम करती जाती हैं। गांव के लोग सोन नदी में ही डुबकियां लगा लगा कर नहाते हैं। डुबकियां लगा पाने लायक पानी गहरा करने के लिए नदी के भीतर कुइयां खोदनी पड़ती है। नदी की बहते हुई धार के नीचे बालू को अंगुलियों से सरका दिया जाए तो कुइयां बन जाती है। गर्मी के दिनों में सोन नदी में पानी इतना कम होता है कि बिना कुइयां बनाए आदमी का धड़ ही नहीं भीगता। यही सोन नदी बिहार पहुँचते पहुँचते कितनी बड़ी हो गई है, इसका अनुमान आप हमारे गांव के घाट पर खड़े होकर नहीं लगा सकते। हमारे गांव में 10-11 साल पहले अब्बी नाम का एक मुसलमान रहता था। गांव के बाहर जहाँ चमारों की बस्ती है उसी से कुछ हटकर 3-4 घर मुसलमानों के थे। मुसलमान मुर्गियाँ बकरियाँ पालते थे, लेकिन उन्हें चिकवा या कटवा कहते थे। वे बकरियाँ के गोश्त का धंधा भी करते थे। थोड़ी बहुत जमीन भी उनके पास होती थी। अब भी आवारा और फक्कड़ किस्म का आदमी था। उसने 2 औरतों के साथ शादी कर रखी थी। बाद में एक औरत से ज़्यादा खूबसूरत थी। कस्बे के दर्जी के घर जाकर बैठ गई। अब्बी ने गम नहीं किया। पंचायत ने दर्जी को जितनी रकम भरने को कहा उसने भर दी। अब्बी ने उन रुपयों से कुछ दिन ऐश किया और फिर एक हारमोनियम खरीद लिया। अब्बी जब भी हाट जाता उसी दर्जी के घर रुकता, खाता पीता जश्न मनाता, अपनी पुरानी बीवी को फुसलाकर कुछ रुपए ऐंठता और फिर खरीदारी करके घर लौट आता। कहते हैं अब्बी खूबसूरत था। उसके चेहरे पे हल्की सी लुढ़ाई थी। दुबला पतला था। बचपन में बीमार रहने और बाद में खाना पीना नियमित न रहने के कारण उसका रंग हल्का सा हल्दिया हो गया था। वह गोरा दिखता था, लगता था जैसे उसके शरीर ने कभी धूप न खाई हो। अंधेरे में धूप और हवा से दूर उगने वाले गेहूं के पीले पौधे की तरह उसका रंग था। फिर भी उसमें जाने क्या गुण था कि लड़कियां उस पर फिदा हो जाती थी। शायद इसका एक कारण यह रहा हो कि दूर दराज शहर में चलने वाले फैशन सबसे पहले गांव में उसी के द्वारा पहुंचते थे। जेबी कंघी, धूप वाला चश्मा जो बाहर से आईने की तरह चमकता था लेकिन भीतर से आर पार दिखाई देता था। तौलिया जैसे कपड़े की नंबरदार पीली बनियान, पंजाबियों का अष्ट धातु का कड़ा, रबर का हंटर वगैरह ऐसी चीज़ें थी जो अब्बी शहर से गांव लाया था। जब से अब्बी ने हारमोनियम खरीदा था तब से वह दिन भर चीपो चीपो करता रहता था। उसकी जेब में एक ही खाने में बिकने वाली फिल्मी गानों की किताबें होती थी। उसने शहर में कव्वालों को देखा था और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वह कव्वाला बन जाए, लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने के अलावा और दूसरी कोई कव्वाली उससे याद ही नहीं हुई। बाद में अब्बी ने अपने दाढ़ी मूछ
बिल्कुल सफाचट कर दी और बाल बढ़ा लिए। चेहरे पे मुराद संग पोतने लगा। गांव के धोबी का लड़का जियावन उसके साथ साथ डोलने लगा और दोनों गांव जाकर गाना बजाना करने लगे। अब भी इसी काम को आर्ट कहता था, लेकिन गांव के लोग कहते थे ससुर बढ़ोतरी कर रहा है। अब भी इतनी कमाई कर लेता था कि उसकी बीबी खा पहन सके। टेपचू इसी अब्बी का लड़का था। टेपचू जब 2 साल का था तभी अब्बी की अचानक मौत हो गई। अब्बी की मृत्यु भी बड़ी अजीबोगरीब दुर्घटना में हुई। आषाढ़ के दिन थे, सोन उमड़ रही थी, सफ़ेद फेन और लकड़ी के सड़े हुए लट्ठे पटरे धार में उतरा रहे थे। पानी मटैला हो गया था, चाय के रंग जैसा, और उसमें कचरा, काई, घास फूस बह रहे थे। यह बाढ़ की पूर्व सूचना थी। घंटे 2 घंटे के भीतर सोन नदी में पानी बढ़ जाने वाला था। अब्बी और जियावन को जल्दी थी, इसीलिए वे बाढ़ से पहले नदी पार कर लेना चाहते थे। जब तक वे पार जाने का फैसला करें और पानी पाँव दे, तब तक सोन में कमर तक पानी हो गया था। जहाँ कहीं गांव के लोगों ने कुइयाँ खोदी थी, वहाँ छाती तक पानी पहुँच गया था। कहते हैं कि जियावन और अब्बी बहुत इत्मीनान से नदी पार कर रहे थे। नदी के दूसरे तट पर गांव की औरतें घड़ा लिए खड़ी थीं। अब्बी उन्हें देखकर मौज में आ गया। जियावन ने परदेसिया की लंबी तान खींची। अब्बी भी सुर मिलाने लगा। गीत कुछ गुदगुदी वाला था। औरतें खुश थीं और खिलखिला रही थीं। अब्बी कुछ और मस्ती में आ गया। जियावन के गले में अंगोछे से बंधा हारमोनियम झूल रहा था। अब्बी ने हारमोनियम उससे लेकर अपने गले में लटका लिया और रसदार सलाहो गाने लगा। दूसरे किनारे पर खड़ी हुई औरतें खिलखिला ही रही थी कि उनके गले से चीख निकल गई। जियावन अबाक होकर खड़ा ही रह गया। अब्बी का पैर शायद धोखे से किसी कुइयाँ या गड्ढे में पड़ गया था। वह बीच धार में गिर पड़ा। गले में लटके हुए हारमोनियम से ने उसको हाथ पांव मारने तक का मौका न दिया। हुआ यह था कि अब्बी किसी फिल्म में देखते हुए बैजंती माला के नृत्य की नकल उतारने में लगा हुआ था, और इसी नृत्य के दौरान उसका पैर किसी कुइयाँ में पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि नदी में चोर बालू भी होता है। ऊपर से देखने पर रेत की तरह सतह बराबर लगती है, लेकिन उसके नीचे अतल गहराई होती है। पैर ही रखते उस आदमी उसमें समा सकता है। अब्बी की लाश और हारमोनियम दोनों को ढूंढने की बाद बहुत कोशिश की गई। मलंगा जैसे मशहूर मल्लाह गोते लगाता रहा, लेकिन सब बेकार, कुछ पता ही नहीं चला। अब्बी की औरत फिरोजा जवान थी। अब्बी के मर जाने के बाद फिरोजा के सिर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। वह घर जाकर दाल चावल फटकने लगी। खेतों में मजदूरी शुरू की, बगीचों की तकवानी का काम करना शुरू किया। तब कहीं जाकर 2 रोटी मिल पाती। दिन भर वह ढेकी कूटती, सोन नदी से मटके भर भर कर पानी ढोती, घर का सारा काम काज करना पड़ता। रात खेतों की तकवानी में निकल जाती। घर में एक बकरी थी जिसकी देखभाल भी उसे ही करनी पड़ती। इतने सारे कामों के दौरान टेपचू उसके पेट पर एक पुरानी साड़ी में बंधा हुआ चमगादड़ की तरह झूलता रहता। फिरोजा को अकेला जानकर गांव के कई खाते पीते घरानों के छोकरों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर वक्त टेपचू अपनी माँ के पास कवच की तरह होता। दूसरी बात, वह इतना घिनौना था कि फिरोजा की चाहनी पर गोबर की तरह लिथड़ा हुआ लगता था। पतले पतले सूखे हुए झुर्रीदार हाथ पैर
कद्दू की तरह फूला हुआ पेट, फोड़ों से भरा हुआ शरीर। लोग टेपचू के मरने का इंतजार करते रहे। 1 साल गुजरते गुजरते हाड़ तोड़ मेहनत ने फिरोजा की देह को झिंझोड़ कर रख दिया। वह बूढ़ा गई। उसके बाल उलझे हुए, सूखे और गंदे रहते कपड़ों से बदबू आती, शरीर मैल, पसीने और गर्द से चिकाट रहा करता। वह लगातार काम करती ही रही। लोगों को उससे घिन होने लगी। टेपचू जब 7-8 साल का हुआ, गांव के लोगों को दिलचस्पी उसमें पैदा हो गई। हमारे गांव के बाहर दूर फैले धान के खेतों के पार आम का एक घना बगीचा था। कहा जाता है कि गांव के संभ्रांत किसान घरानों और ठाकुरों ब्राह्मणों की कुलीन कन्याएं उसी बगीचे के अंधेरे कोनों में अपने अपने यारों से मिलती। हर तीसरे चौथे साल उस बगीचे के पीछे किसी कोने में अल सुबह कोई नवजात शिशु रोता हुआ लावारिस मिल जाता था। इस तरह के ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ, सुंदर और गोरे होते थे। निश्चित ही गांव के आदिवासी गोंडों के बच्चे वे नहीं कहे जा सकते थे। हर बार पुलिस आती, दरोगा ठाकुर साहब के घर में बैठा रहता। फिर पुलिस पलटन का खाना वहाँ पकता, मुर्गे गांव से पकड़वा ले जाते, शराब आती, शाम को पान चबाते, मुस्कुराते और गांव की लड़कियों से चोरबाजी करते पुलिस वाले लौट जाया करते। मामला हमेशा रफा दफा हो जाता था। इस बगीचे का पुराना नाम मुखिया जी का बगीचा था। वर्षों पहले चौधरी बाल किशन सिंह ने यह बगीचा लगाया था। मंशा यह थी कि खाली पड़ी हुई सरकारी जमीन को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया जाए। अब तो वहाँ आम के 200-250 पेड़ थे, लेकिन इस बगीचे का नाम अब बदल गया था। इसे लोग भूतहा बगीचा कहते थे, क्योंकि बाल किशन सिंह का भूत उसमें बसने लगा था। रात रात उधर जाने वाले लोगों की घिघी बन जाती थी। बाल किशन सिंह ने बड़े बेटे चौधरी किशन पाल सिंह एक बार उधर से जा रहे थे तो वो किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा तो झाड़ियों झुरमुट को तलाशा तो कुछ नहीं। उनके सिर तक के बाल खड़े हो गए, धोती का फेटा खुल गया और हनुमान हनुमान करते भाग पड़े। तब से वहाँ अक्सर रात में किसी स्त्री की कराहने या रोने की करुण आवाज़ सुनी जाने लगी। दिन में जानवरों की हड्डियाँ, चमड़े या चूड़ियों के टुकड़े वहाँ बिखरे दिखाई देते। गाँव के कुछ लफंगों का कहना था कि उस बगीचे में भूत कुछ नहीं रहता, सब मुखिया के घराने द्वारा फैलाई गई अफवाह है। साले ने उस बगीचे को ऐशगाह बना रखा है। एक बार मैं पड़ोस के गांव में शादी के न्योते में गया था। लौटते हुए रात हो गई, 12 बजे होंगे। संग में राधे, संभारू और बालदेव थे। रास्ता बगीचे के बीच से गुजरता था। हम लोगों ने हाथ में डंडा ले रखा था। अचानक एक तरफ सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई पड़ी। लगा जैसे कोई जंगली सुअर बेफिक्री से पत्तियों को रौंदता हुआ हमारी ओर ही चला आ रहा है। हम लोग रुककर आहार लेने लगे। गर्मी की रात थी, जेठ का महीना। अचानक आवाज़ जैसे ठिठक गई, सन्नाटा खिंच गया। हम टूह लेने लगे। भीतर से डर भी लग रहा था। बालदेव आगे बढ़ा। कौन है बे? छो छो। उसने जमीन पर लाठी पटकी। हल्की उसकी नसें ढीली पड़ रही थी कि कहीं मुखिया का जिन हुआ तो। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई। अबे हो। बलदेव को आगे बढ़ा देकर शबरू भी टेढ़ी हो गया। पगलेटों की तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे लाठियां भाजता वह उसी ओर लपका। तभी एक बारीक और टटहस सी आवाज़ सुनाई पड़ी। हम हैं भैया, हम। तू कौन है बे? बलदेव कड़का। अंधेरे से बाहर निकलकर टेपचू आया। काका, हम हैं टेपचू। वह बगीचे के बनते बिरते
घने अंधेरे में धुंधला सा खड़ा था, हाथ में थैला था। मुझे ताज्जुब हुआ, इतनी रात को इधर क्या कर रहा है कटुई। थोड़ी देर टेपचो चुप रहा, फिर डरता हुआ बोला, अब्बा को लू लग गई थी। दोपहर किया कि खेत की तकवानी में गई थी, घाम खा गया। उसने कहा कि कच्ची अमिया का पना मिल जाए तो जुड़ा जाएगी, बड़ा तेज जड़ था। भूत डाइन का डर नहीं लगा तुझे मुए? किसी दिन साले की लाश मिलेगी किसी झाड़ झकाड़ में, राधे ने कहा। टेपचो हमारे साथ ही गांव लौटा, रास्ते भर चुपचाप चलता रहा। जब उसके घर जाने वाली गली का मोड़ आया तो बोला, काका मुखिया से मत खोलना यह बात, नहीं तो मार मार कर मुर्दा बना देंगे हमें। टेचू की उम्र उस समय मुश्किल से 7-8 साल की रही होगी। दूसरी बार यूँ हुआ कि टेपचू अपनी अम्मा फिरोजा से लड़कर घर से भाग गया। फिरोजा ने उसे जलते हुए चूल्हे की लकड़ी से पीटा था और सारी दोपहर चिनचिनाती धूप में टेपचू जंगल में ढोर डांगरों के साथ फिरता और रहा। फिर किसी पेड़ के नीचे छाँव में लेट गया। थका हुआ था, आँख लग गई। नींद खुली तो आंतों में खाली पत्ता, पेट में हल्की सी आँच थी भूख की। बहुत देर तक वह यूं ही पड़ा रहा, फिर टुकुर टुकुर आसमान ताकता। फिर भूख की आँच में जब कान के लवे तक गर्म होने लगे तो सुस्त सा उठा कर सोचने लगा कि अब क्या जुगाड़ किया जाए। उसे याद आया कि सराय की पेड़ों के पार जंगल के बीच एक मैदान है, वहीं पर पुरनिया तालाब है। वह तालाब पहुंचा। इस तालाब में दिन में गांव की भैंसें और रात में पनैले सुअर लौटा करते थे। पानी स्याह हरा सा दिखाई दे रहा था। पूरी सतह पर कमल और कोई के फूल और पुराइन फैले हुए थे। गाय की मोटी परत के बीच में थी। टेपचू तालाब में घुस गया। वो कमलगट्टे और पुराइन की काट निकालना चाहता था। तैरना वो जानता था। बीच तालाब में पहुंचकर वह कमलगट्टे बटोरने लगा। एक हाथ में ढेर सारे कमलगट्टे उसने घसूट रखे थे। लौटने के लिए मुड़ा तो तैरने में दिक्कत होने लगी। जिस रास्ते से पानी काटता हुआ वह लौटना चाहता था, वो पुराइन की घनी नाले में आपस में उलझी हुई थी। उसका पैर नालों में उलझ गया और तालाब के बीच में बकबक करने लगा। परमेश्वरा, जब भैंस को पानी पिलाने तालाब आया तो उसने गुड़ुप गुड़ुप की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि कोई बहुत बड़ी सौर मछली तालाब में मस्त होकर ऐठ रही है। जेठ के महीने में वैसे ही मछलियाँ में गर्मी चढ़ जाती है। उसने कपड़े उतारे और पानी में हिल गया। जहाँ पर मछली तड़प रही थी वहाँ उसने गोता लगाकर उस मछली के गलफड़ों को अपने पंजों में दबोच लेना चाहा तो उसके हाथ में टेपचू की गर्दन आई। वह पहले तो डरा, फिर उसे खींचकर बाहर निकाल लाया। टेपचू अब मरा हुआ सा पड़ा था। पेट गुब्बारे की तरह फूल गया था और नाक से पानी की धार लगी हुई थी। टेपचू नंगा था और उसका पेशाब निकल रहा था। परमेश्वरा ने उसकी टांगें पकड़कर उसे उल्टा लटकाकर पेट में टेहुना मारा तो भल भल करके पानी को से निकला। एक बाल्टी पानी की उल्टी करने के बाद टेपचू मुस्कुराया।